नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। संसद में जब भी कोई नया सदस्य आता है, किसी भी सदन की बात करें, चाहे लोकसभा राज्यसभा की बात करें या फिर विधानसभाओं की बात करें या विधान परिषदों की ही हम बात करें, जब भी कोई नया सदस्य वहां पर ज्वाइन करता है तो उसके लिए कुछ पेचीदगियां होती हैं। जिस विश्वास के साथ उन सदस्यों को उस सदन में भेजा जाता है, उस विश्वास पर वो खरे उतरे, उस समय का सही सदुपयोग करें, बिना किसी व्यवधान के सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। अगर किसी तरह की कोई पेचीदगियां या नए कानून या उसके काम को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नए विधायकों को आती है, तो उसको लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। जो अनुभवी हैं वो अपने अनुभव वहां साझा करें और किस तरह से सदन की कार्रवाई को पक्ष और विपक्ष के जो भी नए विधायक हैं वो मिलकर चलाएं। बड़ों का अनुभव दिया जाए, अपनी ऊर्जा को तो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जिस विश्वास के साथ लोगों ने चुनकर भेजा है उस विश्वास पर वो खरे उतरे। जो भी समय है सदन का, उसका सही सदुपयोग हो। इन सभी को लेकर अलग अलग कार्यशालाएं की जाती हैं। प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया जयपुर में, राजस्थान विधानसभा में, और उसमें इसी तरह की कुछ कार्यशालाएं हुई जिसमें अपने अपने विचार सभी वरिष्ठ जो भी सदस्य थे उन्होंने सामने रखे। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाक्रम सामने आए हों, उसमें जो आंकड़े बताते हैं वो ये कि सदन के समय का सही सदुपयोग नहीं हो पाया। उनमें कुछ नए विधायक भी थे। नए विधायकों को इसलिए थोड़ी सी माफी मिल जाती है क्योंकि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बीच जो पुराने विधायक है, जिनको अनुभव होता है, वो जिस तरह का माहौल वहां पर बनाते हैं, नए विधायकों पर भी उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में एक तरफ तो कार्यशाला उनको देना, और मुझे लगता है कि पूरे साल भर नहीं, पूरे 5 साल जब तक कि उन्हें चुना जाता है, हर दिन उनकी एक कार्यशाला उनको समझ में उनको माननी चाहिए। रोज कुछ नया सीखते हैं। कैसे समय का सही सदुपयोग किया जाए और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष अपनी भूमिका निभाएं, प्रबोधन कार्यक्रमों से कितना उनको लाभ मिलेगा, इस सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेंद्र दादी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। जब सांसदों की या फिर मैं कहूं कि जनप्रतिनिधियों की बात आती है, पहली बार कोई भी जब चुना जाता है, सदन में पहुंचता है, मैं चूंकि आप लंबे समय आपको पत्रकारिता में हो चुका है, आपका पुराना अनुभव सदन का, उन विधायकों का या फिर प्रबोधन कार्यक्रमों की बात करें, और अब जो सदन के हालात हैं, क्या लगता है आपको, क्या फर्क नजर आता है और किस तरह की जरूरत आपको महसूस होती है प्रबोधन कार्यक्रमों में? क्या और कुछ ऐड किया जाना चाहिए ताकि सदन का जो समय है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो और सभी पक्ष और विपक्ष, इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, वो सामूहिक जिम्मेदारी को निभाएं? पहले और अब में क्या अंतर आपको नजर आता है? देखिए प्रभात जी, इसमें सबसे बड़ी चीज तो यही है कि विधायक जो आते हैं, नए चुनकर आए हैं, जो पहली बार आए हैं, प्रथम बार आए हैं, उनके लिए इस तरीके के प्रबोधन कार्यक्रम या कार्यशालाएं बहुत जरूरी होती हैं। क्योंकि जो विधानसभा या लोकसभा, जो भी सदन होता है जनप्रतिनिधियों का, वो अपने नियम कानूनों, प्रक्रियाओं और परंपराओं से चलता है। परंपराएं भी कहीं लिखी हुई तो नहीं होती है, लेकिन एक परंपरा बन जाती है कि पहले से ऐसा होता आया है, तो उन चीजों पर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपने पहले और अब के दौर के लिए कही, तो अब हंगामे में ज्यादा समय निकलता है। विधानसभा और संसद, इनकी बैठकों का जो समय है वो बड़ा कम हो गया है। जैसे राजस्थान की विधानसभा का ही एक अपन उदाहरण लें, जिसकी आज कार्यशाला हुई, तो राजस्थान की विधानसभा साल में 30 से ज्यादा उसकी बैठकें नहीं हो पाई। और देश भर के आंकड़ों का यदि इसमें मिलान करें तो ज्यादातर राज्यों में 25 बैठकें भी बड़ी मुश्किल से हो पाती हैं। ये स्थिति सत्तारूढ़ दल या सरकार के लिए तो फायदेमंद दिखती है, उसको तो कहीं ना कहीं कम सामना करना पड़ता है। लेकिन विपक्ष को तो सबसे ज्यादा मौका सदन में के अंदर ही मिलता है, जनता की आवाज उठाने का, सरकार को घेरने का, सरकार की गलतियों, कमियों, खामियों को उजागर करने के लिए सदन एक महत्वपूर्ण मंच होता है। तो विपक्ष को भी चाहिए कि वो हंगामे की स्थिति कहीं पनपने न दे। लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि कई बार तनाव की स्थिति हो जाती है, दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति हो जाती है, तो व्यवधान तो पड़ता ही है सदन की कार्रवाइयों में। उसी को लेकर आज कार्यशाला हुई। मैं भी आज विधानसभा में था, तो कई वक्ताओं के जो सुने, जो विषय विशेषज्ञ बुलाए थे, ये बड़ा अच्छा काम किया विधानसभा ने इस बार की सत्र की, जो पहले सत्र की शुरुआत से पहले ही 2 दिन पूर्व ही इस तरीके का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें काफी एक्सपर्ट भी आए। जो पुराने कोई डिप्टी स्पीकर थे, स्पीकर सीपी जोशी थे, पुराने डिप्टी स्पीकर राव राजेंद्र सिंह थे, सतपाल सिंह थे, संसदीय समितियों के जानकार, तो सब तरीके के विभिन्न एक्सपर्ट ने अपने अपने बातें रखी। तो सबका लब्बो लुभाव यही था कि सदन की बैठकें ज्यादा से ज्यादा हों।
राजस्थान विधानसभा के जो नए स्पीकर बने हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया। उन्होंने तो बहुत आगे बढ़ के ये कहा कि मैं उनकी जो मंशा है कि विधानसभा की बैठकों का जो समय है वो 40 दिन तक हो, साल में 40 दिन, बहुत बड़ी बात है। यदि हम 30 से जाके 40 दिन तक भी पहुंच जाते हैं तो इससे जनता का ही फायदा है कि जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधि पूरे 8 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि हैं, वो उनकी समस्याएं ही तो वहां उठाते हैं। और खासकर विपक्ष के लोग जो समस्याएं उठाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं कि जनहित के योजनाएं बने, नीति बने, नियम बने, और उस पर काफी वाद विवाद भी हो, बहस हो, जनता की जो मूल आवश्यकता है वो सामने आए सरकार के। और सरकार को भी एक लाभ ये होता है कि ज्यादा बैठकों से कि सब चीजें सामने आ जाती हैं कि वास्तव में सरकार जो नियम ला रही है, कानून ला रही है, विधेयक ला रही है, उसमें कहाँ कमी रह गई है, उसको सुधार भी सकती है सरकार। जो योजनाएं बन रही है, सरकार योजनाओं का भी उजागर करती है विधानसभा में, तो वहां उस योजनाओं की खासियत तो होती है। सरकार कोई भी सरकार हो वो जनहित की योजनाएं बनाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी योजनाओं को अमल में लाती है तो कई कमियां और खामियां भी सामने आती हैं। तो उनको दूर करने के लिए इसमें विपक्ष की बड़ी अहम भूमिका होती है कि सरकार पर वो दबाव बनाए कि जनहित में इस तरीके की चीजें, लोगों को इन कामों के लिए इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती है उन चीजों को मानने के लिए। तो आखिर में जितनी ज्यादा बैठकें होंगी और नियम और प्रक्रियाओं से सदन चलेगा, ज्यादा बहस होगी, तो जनहित बहुत ही ज्यादा होगा, जनता के हित के काम होंगे, जनता को ही फायदा है। आखिर हमारे ही जनप्रतिनिधि हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, तो जो वहाँ बहस होगी, उन सब चीजों का लाभ आखिरकार आम जनता को मिलना तय है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो जनता चाहती है वो यही है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान वहां पर ढूंढा जाए, नियम कायदे अगर कुछ बनाने हैं तो उनको वहां पर लागू किया जाए, उसको लेकर सार्थक बहस वहां पर हो। अब उमेश जी, आपके यहाँ से आपकी आवाज जो है रिवर्ब होकर आ रही है, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है। जब आपसे मैं बात करूंगा तब आप एक अनम्यूट कीजिएगा, आप तब तक अगर म्यूट कर पाए तो ठीक रहेगा। उमेश जी, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट उसकी वजह से रिवर्ब हो रही है आपके वहां से बात। ठीक है प्रमोद जी, पहले और अब के अनुभव जो साझा होते हैं, राजीव जी और आप इसके साक्षी भी हैं, उमेश जी भी इसके साक्षी हैं। पहले सदन से जब बाहर निकलते थे पक्ष और विपक्ष के नेता तो गलबहियां होती थी, चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते थे, और एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला और हंसी ठहाके, ये जो माहौल हुआ करता था। अब कोई भी अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसमें निजी आक्षेप और ये जो चीजें होती हैं कि मतलब सदन में तो तलखियां हैं, चलिए ठीक है, वो एक सदन में पक्ष और विपक्ष की आप भूमिका में है, लेकिन जब सदन से बाहर चले जाते हैं तब भी वो पक्ष और विपक्ष का जो तनाव है वो रहता है, और वो उस भूमिका में ही रहते हैं कि नहीं ये तो हमारे विरोधी हैं, इनके साथ बैठना नहीं। अभी थोड़ी सी वो तलखियां नजर आने लगी हैं। क्या लगता है आपको प्रबोधन कार्यक्रमों में इसको लेकर, आपको नहीं लगता कि इसको लेकर भी कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, चाहे मनोवैज्ञानिक वहां पर कोई साइकोलॉजिकल उनका कोई क्लास ली जाए, या उनको किसी तरह का कुछ वहां पर व्यवहार कैसा हो सदन के अंदर और सदन के बाहर, उनको लेकर भी कुछ चीजें होनी चाहिए? देखो ब्रोवा जी, ये बहुत कम मामले हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से या सदन के बाहर आपसी विवाद होते हैं। अभी आप इसका बड़ा उदाहरण है भजन लाल जी के जो शपथ ग्रहण में वीडियो भी जारी हुई थी, वसुंधरा जी और अपने शेखावत जी, गहलोत जी जिस तरह से कर रहे थे, तो ऐसी बहुत कम ऐसे मामले हैं। अगर मान लो किसी पॉलिटिशियन का आपसी बहुत ही व्यक्तिगत द्वेष है, बहुत ज्यादा कोई विवाद है, तो ही हो सकता है कि सदन के बाहर हो, लेकिन सदन के अंदर जरूर हो सकती है। मैं इसलिए मेरा ये सवाल इसलिए था कि क्योंकि जो मामले है ना, चलिए किसी मुद्दे को लेकर अगर आपका मनभेद और मतभेद है, मुद्दे को लेकर हो सकता है, लेकिन जब वो उसमें निजी चीजें, निजी हमले होने शुरू हो जाते हैं, ये जो दौर बिगड़ा है वो निजी हमले क्यों, मैं इसको लेकर जाना चाह रहा था। आपकी सही है कि सदन के अंदर अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन किसी मुद्दे पर बहस हो रही है और खुद को अगर थोड़ा नीचा दबता हुआ दिखाई दे रहा है, तो व्यक्तिगत हमले, निजी हमले ये शुरू कर देते हैं। बहुत ऐसे मामले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो इस चीज का जो अब ये कार्यशाला हो, पाठशाला हो, ये चीज सब उस टाइम याद रहती है कि नहीं पता नहीं। वो तो बस सीधा वही मैं सदन में किस तरह से अपना आप को उच्च लेवल में साबित कर सकूं, उसमें अधिकतर ये जुड़ जाते हैं। ये है कि नहीं, लोकसभा में भी हालात हैं, विधानसभा में भी ऐसे हालात हैं, बहुत व्यक्तिगत हमले, बहुत टीका टिप्पणी। और सदन की कार्रवाई से आप ये देखिए कि अगर एक सदन चलता है तो उसमें 20-25 तो जरूर आगा कि इसको कार्रवाई से निकाल दिया जाए,
कार्रवाई से निकाल दिया जाए। ये वही चीजें होती हैं निश्चित रूप से जो है। या ये भी कुछ जैसे सीनियर मेंबर है, सीनियर मेंबर को थोड़ी बहुत अपनी स्वाभिमान समझे या उसको ईगो समझे, इस बात का भी वो रहता है कि मैं सीनियर हूं तो मैं किस तरह से जूनियर से वो करूं। अब मान लो कांग्रेस में अब टीकाराम जूली जी को बना दिया गया विपक्ष का आज नेता जो बन गया है। अब बड़े लीडर जो और हैं वो किस तरह से उनको कोऑपरेट करेंगे, या भजन लाल जी जो है इनको किस तरह से बड़े लीडर वो करेंगे। जैसे इनके ऊपर भी समिति बनाई गई है। आज एक बड़ी बात आई है राजस्थान में पहली बार कि मुख्यमंत्री के ऊपर ही एक समिति बना दी गई है 10 से, उसकी राजेंद्र राठौड़ जी ने मिला के वो अब सरकार का संचालन करेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो ये जो बनाने का रीजन है वो अनुभव उनको देना मकसद होता है कि जनता किसी तरह से प्रभावित ना हो, जनता के काम प्रभावित नहीं हो, पार्टी की बदनामी नहीं हो, पार्टी का जो रीति नीतियां हैं वो सही तरह से आम जनता में पहुंच पाए। यही जो मकसद होता है, इसमें और तो कोई विशेष होती नहीं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर बार प्रशिक्षण होता है। आप ये देखिए कि लोकसभा हो विधानसभा हो, नए सदस्यों का प्रशिक्षण होता है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो 5 साल जो सदन चलता है, सदन की बैठकें चलती हैं, उनमें आपको ये 50% भी नजर नहीं आएगा कि वो जो आपने शुरू में ही विधायक की शपथ ली, उसमें जो आपने पढ़ा, मंत्रियों ने जो मंत्री की शपथ ली, कहाँ नजर आता है। तो अब ये तो बस उस टाइम वो एक तरह से लिया कागज और चलो जी हो गया खत्म वहीं। और जो प्रशिक्षण दिया कि बड़ी बड़ी बातें कर गए कि हमें ऐसे चलाना है सदन, हमें ये करना है, कहाँ दिखता है। बिल्कुल निश्चित रूप से अब नए विधायक हैं, उनको विधानसभा की, जैन साहब तो पता नहीं कितना इन्होंने विधानसभा कवर की होंगी। विधानसभा में भी विधायक के क्या अधिकार है, विधायक को कैसे बोलना है, विधायक को अगर सभा स्पीकर खड़े हुए तो और विधायक भी खड़े हैं तो क्या उनको खड़े रहना है। ये बड़े प्रोटोकॉल हैं, बहुत चीजें हैं विधानसभा की। अगर पूरी जिन जिन जर्नलिस्टों ने कवर किया उन्होंने तो सब जानते हैं कैसे आपको क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन में आपको कैसे और अमेंडमेंट कराना है। तो ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप 20% विधायक बता दो बोल जो जिनको विधानसभा की ये सारी चीजों की वो हो, इस पर के स्पीकर के प्रति आपकी क्या कर्तव्य है, आप बैठोगे तो भी कैसे करके बैठोगे, आप खड़े होके जा रहे हो तो इस चेयर की तरफ कैसे करके जाओगे। ये सारी चीजें अंकित है संविधान के रूप में सर टोटली। आप मान लो स्पष्ट प्रस्ताव लगा रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप किसी के प्रसाद प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं जो। और आप अभी मैं देख रहा था राजस्थान विधानसभा किसी विधायक से एमएलए का मतलब पूछ रहे थे तो बता ही नहीं पाए जी। तो थोड़ी ऐसी बहुत सी चीजें हैं सर जो इनको, हालांकि हर चीज में कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता कि कोई पेट में तो सीख के आता नहीं अगर कोई एमएलए बने। तो ये जो कार्यशालाएं हैं अगर इनको गंभीरता से लिया जाए तो ये विधायक के लिए नहीं, जनता के लिए, प्रदेश के लिए, उस पार्टी की गरिमा के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब वो साबित हो सकती हैं कि हाँ हमने सीखा है और हम विधायक के रूप में हमारी क्या भूमिका है, हम किस मर्यादा से बात करें, हम किस तरह से वो करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो ये कार्यशालाओं का तो एक अपना अलग वो है। अब टीका टिप्पणी तो अब एक परिवार है तो रसोई में बर्तन कभी गिर जाते हैं तो कभी वहीं जमा देते हैं, खनकते ही हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होने लगा है इसमें अब स्पीकर की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि वो किस तरह से सदन को चलाएं, किस तरह से वो सदन में शांति, किस तरह सदन में गरिमा। इसीलिए जब भी आप देखेंगे सेशन शुरू होता है तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं, वही यही चीजें होती है कि वही किस तरह सदन चलाना है, क्या वो है। तो क्योंकि पूरा प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत है ये, अगर विधानसभा को यहाँ का जो मैसेज जाता है वो नीचे तक जाता है। तो आप नगर पालिकाओं में भी जाता है, परिषद में, निगमों में, सब में यहाँ का मैसेज जाता है। अब हो सकता है कई बार कुर्सियां बिक जाएं, ये ऐसी चीजें हो जाएं। राजस्थान विधानसभा तो बहुत ठंडी रहती है, फिर भी इतना वो नहीं होता।
कभी कभी आवेश हो जाता है। जी। लेकिन ये जो अच्छी बात है कार्यशालाओं का, तो विधायकों को नॉलेज मिले तो जनता को फायदा मिलता है। बिल्कुल उमेंद्र जी, पूरी ये कोशिश की जाती है और जिम्मेदारी खैर सभी की होती है, लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसकी बढ़ जाती है, सत्ता पक्ष की या विपक्ष की? क्योंकि अब चीजें ये होने लगी है, रोज नए नियम बदलने लगे हैं और विपक्ष ये आरोप लगाता है कि अगर सत्ता पक्ष हमको सदन में बैठने ही नहीं देगा तो हम अपनी बात कैसे उठाएंगे, सदन से विपक्ष को बाहर कर दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके नजरिए में किसकी ज्यादा बढ़ जाती है, सत्ता पक्ष की ज्यादा बढ़ जाती है या विपक्ष की ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए प्रभाष जी, सदन में जिम्मेवारी हर विधायक की है। हम ये कहें कि मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है, कांग्रेस के विधायकों की या प्रतिपक्ष के विधायकों की नहीं है, सत्ता पक्ष की है। हर विधायक की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। हर विधायक मिलके कड़ी से कड़ी बढ़ के और विधानसभा का संचालन होता है। यानी जैसा कि बड़े लोगों ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। जब हम प्रशिक्षण की व्यवस्था रखेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार सदन में आचरण और किस प्रकार से सदन में व्यवहार होना चाहिए, तब हर विधायक देखेगा और समझेगा कि उसको किस प्रकार सदन की मान मर्यादा को बनाए रखना है। मैं देखिए, सदन में सबसे अधिक संख्या सत्ता पक्ष की होती है, इसलिए ज्यादा दायित्व तो सत्ता पक्ष के लोगों का होता है कि विपक्ष को किस प्रकार से साथ लेके चले। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को हर मुद्दे पे घेरने का, और ठीक है उनको उनकी अपनी बात का पालन करना होगा और पालन करते भी है, लेकिन हर बात का यानी विपक्ष को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सरकार के जो उत्तर है, मंत्रियों के उत्तर है, उनको सुने, उनके जवाब को आने दें। ये कि हमें तो सुनना ही नहीं है, हमें तो सदन को चलाने ही नहीं देना है, हमें तो आपकी खिलाफत ही करनी है। यदि देखिए यही माहौल होगा तो सदन की जो परंपरा जो हमारे राजस्थान की बहुत अच्छी रही है वो चल नहीं पाएगी। तो विपक्ष की भी उतनी भूमिका है जितनी सत्ता पक्ष की है। तो दोनों को मिलकर एक सिक्के के दो पहलू है और उनका भूमिका अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की भूमिका अलग है। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि विधायकों का प्रशिक्षण केवल विधानसभा स्तर पे ही नहीं होना चाहिए। विधायक दल के जो नेता है, जो चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का, उनको भी समय समय पे प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे विधायकों को किस प्रकार से जनता की आवाज उठानी चाहिए, किस प्रकार से कानून में रह के किस प्रकार से शालीनता से अपनी बात कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब हरिशंकर जी भावड़ा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। प्रशिक्षण एक दिन देने से काम नहीं चल जाएगा कि हमने एक दिन का कार्यशाला रखी, आज ही सबको ट्रेन कर दिया, आज ही सब प्रशिक्षित हो गए, ऐसा कर पाना असंभव है। मैं मुख्य बात ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में शैक्षणिक योग्यता का कोई आधार नहीं होता है। हमारे माननीय बहुत से जो विधायक है, बहुत से सांसद ऐसे भी होते हैं जो शैक्षणिक योग्यता के मापदंड में बिल्कुल उचित नहीं होंगे। देखिए सदन में कई पीएचडी भी है, कई 8वीं पास भी होंगे, कई उससे साक्षर भी होंगे। उनको सबको नियमों की पालना बताना, नियमों के अनुकूल डालना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। ये चुनौती भरा काम है। इस चुनौती भरे काम को आप सोचो कि एक दिन का हमने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, एक दिन की कार्यशाला हुई और इतनी सही हो गया। ऐसा करना तो केवल हम कह सकते हैं हमने केवल फॉर्मेलिटी की है। तो फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, या वास्तविकता में उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। वो कब होगा? जब उनके लिए समय समय पे टाइम पे क्लासेस लगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में बजट बहस होती है, तो बजट बहस से पहले, बजट सेशन चालू होने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शीतकालीन में किस प्रकार की बात होनी है, बजट में हमको किस प्रकार की बात करनी है, बजट के रिप्लाई का हम कैसे जवाब देना है, प्रश्न काल में हम क्या मुद्दे उठाने हैं, शून्य काल में हमें क्या उठाने हैं, ध्यानाकर्षण में हमें क्या उठाने हैं, इन सब बातों का उनको अलग अलग प्रशिक्षण दिया चाहिए। और सबसे मुख्य बात ये होगी प्रभाष जी, जब तक विधायक दल यानी पार्टी लेवल पे इसकी व्यवस्था कुछ नहीं हो सकता। यानी पार्टी को अपने विधायकों को ट्रेन करना होगा। और मुख्य बात ये होगी, पार्टी चाहे कोई सी पार्टी हो, अपने विधायकों को ट्रेन करने का कोई काम नहीं करे। बस हमने टिकट दे दिया, चुनाव जीत के आगे हो गया। आपने जी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। राजीव जी के साथ इसी प्रश्न के साथ मैं आना चाहूंगा। आपने सही कहा, प्रश्न पूछने के एक बार म्यूट कर लें आप, मेरे ख्याल से वापस वही तकनीकी दिक्कत है। सब ये आपने सही कहा कि प्रश्न पूछने के मौके कम नहीं है। जो व्यवस्था है उसमें शून्यकाल मिलता है, प्रश्नकाल मिलता है, ध्यानाकर्षण अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए अलग आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, मतलब आपके पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि आप ढेरों सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल सही तरीके से नहीं पूछे जाते, उनकी फ्रेमिंग सही नहीं हो पाती है। और ये बात भी आपने सही कही कि वहां 8वीं पास भी मिलेगा आपको, वहां पर पीएचडी भी मिलेंगे, लेकिन उन सभी को वहां पर जो मुद्दे उठाने हैं। राजीव जी, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं,
उसके बावजूद सारे प्रश्न नहीं लग पाते हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद जवाब नहीं मिल पाते, जो मिलते हैं उनमें भी किसी ना किसी तरह की कोई खामी रह जाती है, कोई तकनीकी पेच रह जाता है, सही तरीके से उनकी फ्रेमिंग नहीं हो पाती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि उनकी फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, प्रश्नों को पूछने का, उनको उनमें असल मुद्दा क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, उस प्रश्न की कोर वैल्यू को समझ के उसको सामने रखा जाए। ये एक अलग तरह का प्रशिक्षण है। देखिए, बहुत सी चीजें होती है विधानसभा में मुद्दे उठाने के लिए, मतलब प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, ध्यानाकर्षण है और अलग तरीके की डिबेट है। जैसे राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो उस पर 4-4, 5-5 दिन की बहसें होती हैं। बजट आता है तो उस पर बहस होती है। बजट बहस के बाद पे अलग अलग विभागों की डिमांड पर बहस, विभागवार भी बहस होती है। तो इन सब चीजों में राजनीतिक दलों को भी, जैसे प्रतिपक्ष है तो उसको भी अपने विधायकों में इस तरीके की छटनी करनी चाहिए कि कौन विधायक किस विषय का एक्सपर्ट है, तो उस चीज से संबंधित मुद्दे वो विधायक उठाए। हर एक विधायकों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है और पार्टियां करती भी हैं। पिछले कुछ समय में मैंने देखा 15-20 सालों में कई राजनीतिक दल भाजपा विपक्ष में थी, तो तब वो अपने विधायकों को इस तरीके से छांट लेती थी कि ये विधायक इस चीज का एक्सपर्ट है, इसमें विशेषज्ञ है। तो उन तरीके के मुद्दे वो कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई जलदाय के क्षेत्र में, कोई कानून व्यवस्था के, कोई अलग अलग जो कोई वित्तीय मामलों का अच्छा जानकार होता है विधायक, तो उनसे वो चीजें वो अपने लेवल पे उठवाती थी। और जहाँ प्रश्नकाल की बात है, प्रश्न लगाते हैं सदन में 1 घंटा ही समय रहता है, समय की भी एक मर्यादा होती है। ऐसा नहीं है प्रभात जी की हर चीज सब चीजें उठाई जाए, समय की मर्यादा होती है। विधायकों को समय की पालना भी करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं सामने आ सके, उनका समाधान वहां हो सके। और भी सवाल नहीं लग पाते कि विधायकों के, तो उनको जो दूसरे तरीके हैं, जैसे अभिभाषण की बहस पे भाग लेना चाहिए, उस दौरान वो अपने मुद्दे उठा सकते हैं। बजट बहस में भी अपने मुद्दे उठा सकते हैं। यदि उनको प्रश्नकाल में या शून्यकाल में समय नहीं मिला तो उन पे भी वो अपने जो उनकी जिज्ञासा है वो उठा सकते हैं सरकार के सामने। और सत्तारूढ़ दल के भी सदस्य कई बार अपनी ही सरकार से कई तरीके के सवाल भी करते हैं। तो निश्चित रूप से कि यदि एक समन्वय के रूप में विधानसभा, इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि ज्यादा से ज्यादा बैठकें होंगी तो ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान लोगों के लिए निकल पाएगा। और जहां तक विधायकों के अधिकार की बात है, विधायकों को तो बहुत विशेषाधिकार मिला हुआ है सदन के अंदर। वो किसी भी तरीके का मुद्दा उठाए, उनका विशेषाधिकार है, उन पे कोई केस नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो वहाँ सदन के भीतर उठाए गए मुद्दे और वहाँ व्यवधान डालने पे दंडित करने का काम विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। वहाँ विधायकों को दंडित करने की जो जिसको कह सकते हैं हम पावर है, विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। और बाकी और कोई उन पर मतलब किसी भी तरीके का केस या उनको दंडित करने की कार्रवाई कोई अदालत नहीं कर सकती। तो विधायकों के पास तो बहुत बड़ा विशेषाधिकार है कि वो अपने मुद्दे खुल के उठाएं। और अभी जैसे शैक्षणिक योग्यता की बात की, वो दौर अब घट गया कि जब वो शैक्षणिक योग्यता में विधायक शून्यता के आधार पे भी आ जाते थे। अब मुश्किल से 10% विधायक ही ऐसे होंगे, लेकिन शैक्षणिक योग्यता कोई मायने नहीं रखती है। आज हमारे विधायक 5-5 लाख लोगों का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो योग्य है, हमें उनको योग्य मानना चाहिए। ये नहीं है कि कोई पीएचडी होल्डर है तो वो योग्य होगा जनता की समस्या उठाने में। ये प्रबोधन कार्यशाला इसीलिए है ताकि जी जो मात्र साक्षर है विधायक, वो भी जनता की समस्या को अच्छे ढंग से उठाता है। हमने देखा है, ओमेंद्र जी को भी याद होगा, सुंदरलाल काका जो एक विधायक होते थे, वो तो मतलब निरक्षर ही थे, लेकिन जन समस्याओं को उठाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो अच्छे जो पढ़े लिखे विधायक थे, वो भी उस तरीके की समस्याओं को मतलब आम बोलचाल की भाषा में जनसाधारण के समझ में आए और सरकार को सीधे तौर पे वो समझा देते थे कि भाई यहाँ कमियां हैं, यहाँ खामियां हैं, यहाँ सुधार की जरूरत है। वो सुझाव भी देते, सुधार होगा तो कैसे करना चाहिए। अब ये सरकार है, सरकार को मतलब कई चीजें अनुभवों से मिलती हैं। आपने सही कहा, कई चीजें अनुभवों से मिलती हैं और वो अनुभव जो शिक्षा होती है उससे भी कई बार ऊपर जाता है। राजीव जी, माफ कीजिएगा, प्रमोद जी, ये अच्छी एक परंपरा शुरू की है कि जिसने सबसे अच्छे तरह से सदन का जो सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया, उसको श्रेष्ठ विधायक का जो है वो उसे तमगा दिया जाता है और कहते हैं कि इस बार सदन के सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक थे वो ये थे। लेकिन उनके बीच वो विधायक जिन्होंने
सवाल ही नहीं पूछे और उनका जब समय निकाल कर देखा जाता है तो पता चलता है कि वो कितने मतलब मिनटों में बोले हैं। पूरे जो सदन चला था, पूरा सत्र चला था, उसमें कुछ मिनट ही वो बोले हैं। लेकिन उसके बाद सवाल तो उन पर उठ गया, अच्छे बोले उनको इनाम भी दे दिया गया, उनको तमगा दे दिया गया। लेकिन जो नहीं बोले उनके क्या कारण रहे, ये प्रबोधन कार्यशाला शुरू नहीं, लेकिन उनके कारणों पर गौर करते हुए बाद में भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उसका ये पता तो किया जा सके कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। सदन में उनको पूरी शक्तियां दी गई, पूरा समय दिया गया, उसके बावजूद उन्होंने सवाल नहीं पूछे। उसके कारण क्या है, उन पर जाकर उनका निदान करने को लेकर बाद में भी इस तरह की कार्यशालाएं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अगर आप रेशो निकालेंगे तो 30% करीब आपको मिल जाएंगे इस तरह के कि उनके से बहुत कम सवाल पूछते हैं वो अपने क्षेत्र के। और जो ये श्रेष्ठ विधायक इसका देते हैं तो ये तो ज्यादातर ऐसे होता है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, जिनकी सत्ता हुई उसके अपना छांट लिया। अब तो आप देखिए कि सीबीएसई ने भी परसेंटेज देना बंद कर रही है। वो भी अब इस बार से बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान, वो सीबीएसई ने नियम बना दिया कि हम परसेंटेज जारी नहीं करेंगे ताकि गिल्टी महसूस। अब ऐसे तो काफी विधायक बोलो जो श्रेष्ठता के विधायक, मेरिट लिस्ट बंद कर दी गई इस तरह से। तो है जी, मेरिट की जो लिस्ट आती थी वो मेरिट बंद कर दी गई, वो बंद कर दी। तो ये मेरी नजर में हो सकता है कि जी वो सही लगे, मुझको तो ये श्रेष्ठ विधायक का ये मामला ही पसंद नहीं आ रहा कि ये क्या मतलब। श्रेष्ठ तो बहुत हैं, सिर्फ अच्छे सवाल पूछने वाले बहुत मिल जाएंगे वहाँ, जिन्होंने ऐसे पब्लिक के। श्रेष्ठता का पैमाना क्या है? ज्यादा सवाल पूछना श्रेष्ठता का पैमाना नहीं होता। पब्लिक का अगर कोई अच्छा मुद्दा जिसने उठाया एमएलए ने और बहुत उस पर बहस होकर उसका समाधान हुआ है, हजारों लाखों लोगों को कोई फायदा मिला है, मेरे नजर में तो वो श्रेष्ठता का पैमाना है। आपने मान लो 500 सवाल पूछ लिए तो ये कोई श्रेष्ठ वैसे ही पूछ लिए कि जिनका कोई अर्थ ना हो, तो ये श्रेष्ठता का पैमाना आप कैसे मान सकते हैं? श्रेष्ठता का पैमाना है जनहित के मुद्दा जो ऐसा उठाओ जिससे काफी लोगों को लाभ मिला हो। बिल्कुल। और हाँ जी प्रमोद जी, समय कम है, मैं आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। उमेंद्र जी आपके लिए, उमेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्रमोद जी कुछ कह रहे थे। मैं क्योंकि समय कम है, मैं चाहूंगा कम समय में आप अपनी बात रखें। श्रेष्ठता का आधार है, प्रमोद जी किन मायने में कह रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन श्रेष्ठता का एक आधार बना हुआ है। सबसे अधिक उपस्थिति, सबसे अधिक सवाल, ये आधार का होंगे सर, आधार हो जनहित के मुद्दे बड़े पास हो। बात तो सुनिए प्रमोद जी, आप इतने बड़े छोटे की बात सुनिए। बोलिए। तो किस प्रकार से उसकी भाषा शैली रही, किस प्रकार से उसने सवाल उठाए, कब कब उसकी उपस्थिति रही, कब सब कुछ होता है। इसके अलावा ये अंधा बाटे रेवड़ी वाली बात नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी तब प्रतिपक्ष के लोगों को श्रेष्ठ विधायक घोषित किया गया है, और जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस के लोगों को श्रेष्ठ विधायक घोषित किया गया है। तो ये बातों को मत कहिए, आप विधायकों का मान सम्मान रखिए, कृपया इस प्रकार की बात नहीं कहे। श्रेष्ठ विधायक मैं कह रहा हूँ ज्यादातर आपने मेरी बातों को गौर नहीं किया। मामले में ऐसा होता है, उदाहरण आपका हरियाणा का उदाहरण क्या नहीं सकता, राजस्थान में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है। राजस्थान में श्रेष्ठ हरियाणा में क्या होता होगा जिसका हम हमारे राजस्थान की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखो कोशिश यही है, कुल मिलाकर होना भी यही चाहिए। देखिए जो भी प्रशिक्षण दिया प्रबोधन के तौर पे दिया जा रहा है, किसी भी तरीके से दिया जा रहा है, उसका मकसद यही है कि जो जनता जिस विश्वास के साथ ये आपको भेजती है सदन में, और जितने घंटे आपको मिलते हैं, क्योंकि हर मिनट हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं उस सदन को चलाने के लिए, जिसमें पूरा प्रोसेस होता है, लाइट, बिजली, और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, हर मिनट कीमती होता है। उस मिनट की अगर आप गणना करने बैठेंगे तो ये जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा होता है। इसके अलावा उस समय का सदुपयोग लोगों के मुद्दों को लेकर बहस करने के लिए किया जाना चाहिए था, और वो वहां पर शांत अगर बैठे रहते हैं तो प्रबोधन कार्यशालाएं होनी ही चाहिए और इसका फायदा भी उठाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ टाइम टू टाइम, ये सिर्फ शुरुआती दौर नहीं, वक्त वक्त पर इनकी एक जांच पड़ताल भी होनी चाहिए कि अब तक जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें क्या कमियां रही और उनको और कैसे दूर किया जाए। तो ये एक नियमित मेरे ख्याल से कार्यक्रम होना चाहिए ताकि सदन के जो समय है उसको सही इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। खास खबरें में इतना ही, नमस्कार।